मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बात एनटीटी भर्ती को लेकर करेंगे। महिलाएं इंतजार में बनी हुई थी कि आखिरकार कब तक गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और ये गाइडलाइंस शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। फिलहाल गाइडलाइंस कुछ ऐसी हैं जिसे जानने के बाद महिलाएं हताश भी हो सकती है, क्योंकि शर्तें बहुत सारी लगा दी गई हैं। बारीकी से एनटीटी भर्ती को लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी बात हम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में एक और नया शब्द जुड़ गया है, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। अब ये नया शब्द जुड़ने के बाद क्या नए चैलेंजेस सामने आएंगे और कितना ज्यादा समय इस प्रक्रिया में लग जाएगा, ये पूरी अपडेट बारीकी से हम आपके साथ आज साझा करेंगे। तीसरी बात टीचर्स की प्रमोशन को लेकर करने वाले हैं। टीचर प्रमोशन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है टीचर्स की, क्योंकि प्रिंसिपल से लेकर डेप्यूटी डायरेक्टर्स के पदों पर अभी यहाँ प्रमोशंस नहीं हो पा रही थी। ये शिकायत भी शिक्षा मंत्री के पास पहुंच रही थी। आज इस बारे में भी विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मानसून के बीच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। खासतौर पर ऊना कांगड़ा में 34 डिग्री सेल्सियस भी तापमान दर्ज किया जा रहा है। उमस भरी गर्मी इस मौसम में लोगों को देखनी पड़ रही है। हालांकि मानसून फीका हो गया है, बारिश कम हो रही है, लेकिन गर्मी में जरूर बढ़ोतरी हुई है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 34 डिग्री सेल्सियस भी कुछ एक जगहों का तापमान दर्ज हुआ है। देखिए, नीट और जेईई की फ्री कोचिंग लेने के लिए कितने छात्रों की ओर से आवेदन किया गया था, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि सबसे ज्यादा संख्या हमीरपुर में सामने आई है। 97% अभ्यर्थी यहां पहुंचे थे ये परीक्षा देने के लिए। परीक्षा इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि सरकार की ओर से एक योजना लाई गई है, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। इस योजना के तहत उन छात्रों को निःशुल्क नीट और जेईई की कोचिंग दी जाएगी जो एंट्रेंस टेस्ट अपना इसमें क्लियर कर पाएंगे। तो परीक्षा आज आयोजित की गई थी और हमीरपुर में 97% छात्रों की ओर से परीक्षा दी गई है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है। हालांकि बाकी जिलों में भी अच्छा खासा क्रेज +2 पास छात्रों में रहा है इस परीक्षा को देने के लिए, क्योंकि मेरिट में जो छात्र आएंगे उनका चयन किया जाएगा निःशुल्क कोचिंग देने के लिए। ये एचपीयू में ही कोचिंग दी जाएगी। नीट और जेईई की कोचिंग इन्हें मिलने वाली है और इसका पूरा खर्चा सरकार की ओर से उठाया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए व्यवस्था हालांकि पहले ही सरकार की ओर से कर दी गई है। ये नई योजना वर्तमान सरकार की ओर से ही लाई गई है। एचपीयू में कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज के लिए आवेदन मांगे थे, यानी कि आज से आवेदन मांगे थे और 4 लोगों की ओर से आवेदन दिए भी गए हैं। 4 अक्टूबर को इन चुनावों का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ये हम कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी कोर्ट से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाए थे। एचएस मेंस परीक्षा को लेकर भी शेड्यूल जारी हो चुका है। ये 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक परीक्षाएं चलेंगी। लोक सेवा आयोग की ओर से वेबसाइट पर पूरी जानकारी डाल दी गई है और वहीं से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब परीक्षा देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी इनके पास होनी चाहिए, आईडी कार्ड प्रूफ भी होना चाहिए। और इसके अलावा कमीशन के द्वारा अभ्यर्थी की पूछताछ के लिए दूरभाष नंबर भी यहाँ जारी कर दिया गया है। कोई और क्वेरी हो तो आप टेलीफोनिकली भी लोक सेवा आयोग के लोगों से यहाँ बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के हेल्थ बुलेटिन को लेकर भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि कल रात देर शाम को एक दफा फिर इनकी तबीयत खराब हो गई थी। पेट और छाती में इन्हें हल्का दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद ये आईजीएमसी अस्पताल पहुंच गए। आईजीएमसी अस्पताल जब ये गए तो वहां श्वास रोग, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एनेस्थीसिया और मेडिकल विभाग की टीम्स मौजूद रही इनका चेकअप करने के लिए। और उसके बाद आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव की ओर से ही ये जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट्स सामान्य आई हैं। उन्हें फिलहाल कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। हल्का सा दर्द हो गया था, जिस वजह से 7:30 के करीब वो आईजीएमसी के लिए निकल गए और 8:30 बजे ये वापस अपने सरकारी आवास ओक ओवर भी पहुंच गए थे। एक नई जानकारी सामने आई है। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी का मॉडल अब फॉलो किया जा सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आदित्यनाथ योगी, जो कि यूपी के सीएम हैं, इनसे मुलाकात की है और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने ये भी जानकारी दी है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को कि कौन कौन सी नई योजनाएं उन्होंने यूपी के स्कूल्स में शुरू की हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या योजनाएं यूपी सरकार की ओर से लाई गई है, जिसमें एक सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना है, ऑपरेशन कायाकल्प है, अलंकार जैसी योजनाएं हैं। कितना फायदा यूपी को इससे हुआ, एनरोलमेंट वहां सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ाई जा रही है,
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ उन्होंने काफी देर तक इस बारे में चर्चा की है और रोहित ठाकुर के साथ बाकी की टीम भी वहां पर मौजूद थी। अभी देखिए, यहाँ वर्तमान सरकार ये प्रयास कर रही है कि सरकारी स्कूलों में कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाए, शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए। तो यहाँ यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से मिलने के लिए पहुंचे थे शिक्षा मंत्री और उनके साथ पूरी टीम भी, और कुछ तथ्य भी उन्होंने जुटाए हैं, कुछ बाकी के स्किल्स भी देखे हैं जो वहां के छात्रों में डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ भी ऐसे कोर्सेज, स्किल्स को और योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि जगह जगह शिक्षा मंत्री जा रहे हैं और बाहरी कंट्रीज का भी दौरा कर रहे हैं कि कैसे यहां पर शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अब देखा जा सकता है बाहरी स्टेट से भी कुछ एक योजना यहां पर लागू की जा सकती है, यानी कि हूबहू वैसी व्यवस्था यहां अपनाई जा सकती है जैसी कि बाहरी स्टेट्स में है। इसके अलावा एक बात और भी है, दोनों स्टेट्स में कैसे आपसी समन्वय और आपसी सहयोग बन सकता है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, ये भी अवसर यहाँ शिक्षा मंत्री समेत जो टीम वहां पहुंची है उनकी ओर से तलाशे जा रहे हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने आज फिर बैठक की है। ये नगरोटा सूर्या में इनकी ओर से बैठक की गई। लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं कि इन्हें पेंशन चाहिए तो पहली तारीख को ही चाहिए, उसके बाद ये इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। एरियर की जो बाकी किश्त बच गई है एक मुश्त वो पेंशनर्स को दे दी जाए, क्योंकि ये इंतजार नहीं करेंगे। अब और ज्यादा रणनीति आने वाले समय के लिए इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है। डीए की किश्त भी अपनी ये मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उनके भत्ते दे दिए जाएं। 2016 से पहले जो पेंशनर्स सेवानिवृत्त हुए हैं उनके 50% और 30% देय भत्तों का शीघ्र एक मुश्त भुगतान किया जाए, ये भी इनकी ओर से मांग उठाई जा रही है। कुछ एक आईएएस ऑफिसर्स के आज तबादले भी हुए हैं, जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। एक इसमें शाइना मोल है, ये डिविजनल कमिश्नर मंडी डिवीजन में लगाई गई हैं। दूसरे कदम संदीप वसंत हैं, ये सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन में लगाए गए हैं। अब आफ्टर अगर प्रमोशन हम बात करें या तबादला भी एक तरह से हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि तबादले हुए हैं और तबादले कहाँ किस पोस्ट पर हुए हैं ये जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। वहीं अगर हम राखिल कहलोन की बात करें तो इन्हें आयुष की सेक्रेटरी लगाया गया है और पहली दफा इन्हें सेक्रेटरी का पद दिया गया है। विनोद कुमार ये डिविजनल कमिश्नर लगाए गए हैं कांगड़ा डिवीजन में धर्मशाला में। आदित्य नेगी ये मैनेजिंग डायरेक्टर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट अब देखने वाले हैं धर्मशाला में। तो फिलहाल ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनके तबादलों को लेकर ये आईएएस अधिकारियों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। अब बात करना चाहेंगे 3 आईपीएस अधिकारियों को लेकर और एचपीएस अधिकारियों को लेकर भी। 2 इसमें एचपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं और 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी यहां पर किए गए हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि देखिए यहां नियुक्ति का इंतजार कर रहे साल 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक को एसटीपीओ ऊना बनाया गया है। साल 2022 बैच के आईपीएस गौरवजीत सिंह को एसटीपीओ करसोग मंडी बनाया गया है। और इसके अलावा साल 2022 बैच के आईपीएस मेहर पंवार को एसटीपीओ परवाणु बनाया गया है। इसके अलावा तीनों एचपीएस अधिकारियों को भी यहाँ ट्रांसफर किया गया है। इनके भी तबादले को लेकर जानकारी सामने आई है। ये 2 एचपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादला आदेश जारी हो गए हैं। जो बाकी के 3 आईपीएस अधिकारी हैं पुलिस सर्विस की फेज 2 ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। ये एक खास बात है कि ये जो तीनों के तीनों आईपीएस अधिकारी हैं जिनसे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है, जिनके ट्रांसफर्स के बारे में अपडेट दी, ये पुलिस सर्विस की फेज 2 ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी पोस्टिंग का इंतजार ही कर रहे थे और अब फाइनली जाकर इन्हें पोस्टिंग मिली है। जैसा कि इसमें एक आईपीएस अधिकारी अभिषेक भी हैं, ये साल 2021 से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और एसडीपीओ ऊना अब इन्हें बनाया गया है। फाइनली ये ऑर्डर्स इनके लिए जारी हुए हैं। 2 एचपीएस अधिकारी भी हैं, इनके लिए तबादला आदेश जारी हो चुके हैं। आज बात करना चाहेंगे नए चीफ जस्टिस को लेकर भी इन्होंने शपथ ले ली है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से इन्हें शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद इन्होंने अपना पद भी संभाला है। बात हम यहाँ राजीव शकधर की कर रहे हैं। ये 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने थे और उसके बाद तक की जर्नी भी इनकी काफी ज्यादा लंबी रही है। फिलहाल अब हिमाचल प्रदेश में भी चीफ जस्टिस की कमान इन्हें दी गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि काफी कम दिन इनके पास है, उसके बाद ये अपनी रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आज बड़े संकेत दिए गए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में वो किस तरह की होगी। दरअसल यहां यूपी के मॉडल को लागू किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में भी। आज ही अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट विक्रमादित्य सिंह की ओर से साझा की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो भोजनालय वाले होंगे, स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल्स वाले हैं, फास्ट फूड को लेकर अपना स्टॉल चला रहे हैं, उन्हें अपने स्टॉल के ऊपर और भोजनालय के ऊपर नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे ज्यादा परेशानी ना हो। अब नेम प्लेट लगाई गई होगी तो लाजमी सी बात है, जो खरीदार होगा उसे समझ आ पाएगा कि फिलहाल कहां खरीदारी करनी है, कैसे करनी है, और जो आपत्तियां कई तरह की लोगों की ओर से अभी जताई जा रही है वो परेशानी भी खत्म हो पाएगी। यानी कि अपनी चॉइस के हिसाब से फिर वो स्टॉल पे जा सकता है, भोजनालय पर जा सकता है। ये लागू की जा रही है पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में। संकेत आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिए गए हैं। पिछले कल इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की बैठक भी ली थी, जिसके बाद अधिकारियों को भी आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि पिछले कल एक जानकारी इन्होंने और दी थी कि अभी सर्वे भी करवाया जा रहा है कि कितने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अवैध रूप से भी यहाँ चल रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है। इससे पहले सर्वे हुआ था, उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, लेकिन अब पता किया जाएगा कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, और 30 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सभी को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाएगा और जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दूसरी जगह भी अलॉट की जाएगी। लेकिन इस सबके बाद बड़ी जानकारी इन्होंने सोशल मीडिया पर यह साझा की है कि यूपी वाला मॉडल यहां लागू किया जा सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ये हुबहू मॉडल अपनाया हुआ है। वहां जितने भी ऐसे स्टॉल्स या भोजनालय चलाने वाले लोग हैं, भोजनालयों के ऊपर, दुकानों के ऊपर नेम प्लेट्स लगी हुई हैं कि ये किसका है, जिस वजह से बाद में परेशानी नहीं होती है, ना ही कुछ लोगों की ओर से आपत्ति जताई जाती है, और अपनी चॉइस के हिसाब से फिर अपने चॉइस के हिसाब के स्टॉल में जाकर, दुकान में जाकर यहाँ खरीदारी आम लोग कर सकते हैं। तो ये रास्ता अभी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से निकाला गया है। बिल्कुल रिएक्शन दीजिएगा कि आपको उनका ये फैसला किस तरह का लग रहा है। अब आना चाहेंगे मस्जिद विवाद पर। फिलहाल सवाल बड़ा ये उठ गया है कि क्या हिमाचल प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, ठीक 11 सितंबर को यहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ था संजौली में, जिसके बाद संजौली मस्जिद को एक तरह से सील कर दिया गया था। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति वहां पहुंचता है 25 सितंबर को और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो पोस्ट करके डालता है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से संबंधित व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसका नाम है शोएब जमई। और यहाँ कई तरह के सवाल शोएब की इस वीडियो को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई छोटी स्टेटमेंट यहाँ शोएब की ओर से अपनी वीडियो में नहीं दी गई है। ये पहले मस्जिद के भीतर गया, इसने नमाज पढ़ी और उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड की, और वीडियो में ये कहा है कि मस्जिद कैसे इलीगल हो गया जब साथ बनी इमारतें भी बिल्कुल उतनी ही मंजिलों की बनी है जितना कि मस्जिद है। तो मस्जिद इलीगल कैसे हो गया और बाकी के भवन यहाँ पर लीगल कैसे हैं। अब देखिए, जो बाकी इमारतें वहां बनी हैं आसपास नक्शा पास करवा के बनी है, और इसकी तुलना ये अवैध मस्जिद से कर रहा है, जिसके बाद कई तरह के हिंदू संगठन भड़क भी गए हैं अभी, क्योंकि कई कई प्रकार के हिंदू संगठन सामने आ रहे हैं अलग अलग नामों से, और उनकी ओर से प्रदर्शन भी हो रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद वो और ज्यादा भड़क गए हैं। बात यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आसपास के भवनों को लेकर शोएब जमई ने सवाल उठाए हैं, बल्कि इसका ये भी कहना है कि ये हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा। मस्जिद अगर अवैध है तो आसपास के भवन भी फिर तो अवैध ही माने जाने चाहिए। कई तरह की इसने बातें कही, बिना तथ्यों पर आधारित इसने कई तरह की बातें कही हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों में एक दफा फिर हड़कंप मच गया है। बात यहाँ हिंदू संगठनों की नहीं है, बल्कि ये है कि जब यहाँ विशेष समुदाय की ओर से ये तर्क पहले ही दे दिया गया था कि वो अवैध इमारत को गिराने के लिए तैयार है, अगर प्रशासन उन्हें यहाँ सलाह देता है या एक तरह से इजाजत दे देता है तो वो कोर्ट के फैसले से पहले भी इस इमारत को तोड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद बाहरी राज्य से ये व्यक्ति यहाँ पहुंचता है और इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों में हड़कंप फैलाता है। तीसरी बात ये कि व्यक्ति ने यह भी हवाला दिया है कि यहाँ विशेष समुदाय की तादाद कम है, इसीलिए ये सपोर्ट करने के लिए उन्हें यहाँ आया है। इसने एक तरह से सपोर्ट सिस्टम का हवाला दिया है, हाईकोर्ट जाने तक की इसने बात कही है।
लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह की भी इसमें प्रतिक्रिया आई है और विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि केवल हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ये बाहरी तत्व कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बीच समय की नजाकत को देखते हुए विशेष समुदाय के लोग आज मीडिया के समक्ष खुद आए थे। ये सचिवालय पहुंचे। इसमें दरअसल मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी थे जिनका नाम मोहम्मद लतीफ है और दूसरे इसमें संजौली मस्जिद के इमाम थे और मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ ये बात कर दी है कि जो बात उन्होंने पहले कही थी इमारत को तोड़ने की, अवैध इमारत को तोड़ने की, आज भी वो उसी पर कायम है। ये बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं सिर्फ माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये शोएब जमई का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही जानते थे कि ये शोएब नाम का व्यक्ति किस पार्टी से संबंधित है। इसने नमाज पढ़ने के लिए कहा तो इसे मस्जिद के भीतर जाने दिया गया। इससे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ना तो ये इसे जानते हैं और ना ही इससे इनका कोई लेना देना है। ये आज भी अपनी बात पर कायम है। अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसे तोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में इनका पहले से लेकर भाईचारा बना है, उसे आने वाले समय में भी ये कायम रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व आ रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं और विशेष समुदाय के लोग खुद इस व्यक्ति के खिलाफ हैं। हालांकि इन्होंने ये तक कह दिया कि आज जिस हिंदू संगठन ने शिकायत की है इस व्यक्ति की पुलिस थाने में, ये उस शिकायत का भी समर्थन करते हैं क्योंकि ये खुद नहीं चाहते बाहर से इस पूरी घटना में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, बाहर से कोई व्यक्ति आए और यहाँ माहौल बिगाड़ने की, लोगों को भड़काने की कोशिश करे। शोएब जमई ने जो किया है उसके लिए हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम समुदाय भी उसे माफ नहीं करने वाला है। ये उसकी मंशा नहीं जानते थे और जो उसने किया ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। साफ शब्दों में इन्होंने बात कह दी और यहाँ मीडिया ने देखिए इन्हें नहीं बुलाया था बल्कि खुद स्टेटमेंट देने के लिए मुस्लिम समुदाय आगे आया था और ये भी इन्होंने बात क्लियर कट की है कि इस व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। माहौल शांत करने के लिए जितनी भी इमारतें इन्हें मस्जिद की तोड़नी पड़े ये तैयार हैं, लेकिन ये अपना भाईचारा नहीं तोड़ेंगे। हिंदुओं के साथ अपना भाईचारा कायम रखने वाले हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आज इन्होंने मीडिया के समक्ष किया है। हालांकि दूसरी ओर जो हिंदू संगठन गुस्साए हुए हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के अभी हिंदू संगठन हैं, अलग अलग नामों से सामने आए हैं और ये देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं मदन ठाकुर, जिन्होंने संजौली पुलिस थाना में जाकर शिकायत कर दी है और इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई है कि जब वहां पुलिस फोर्स लगाई गई है तो ये व्यक्ति कैसे अंदर गया। हालांकि विशेष समुदाय के लोगों ने आज ये भी बात मीडिया के समक्ष क्लियर की है कि वहां नमाज पढ़ने के लिए किसी को नहीं रोका जा रहा है। कोई व्यक्ति आता है, नमाज पढ़ने के लिए कहता है तो उसे अंदर जाना अलाउ किया जा रहा है। इसी वजह से ये शोएब जमई भी वहां पर पहुंच गया। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से संबंधित है और यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। दरअसल जो मोहम्मद लतीफ हैं, इस मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ये बात क्लियर की है कि इससे कोई लेना देना नहीं है और सभी जानते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो न जाने किस पॉलिटिकल मंशा से यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश इसने जरूर की है और ये इस बात पर आपत्ति भी ठहराते हैं। अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि अब और ज्यादा लंबा प्रोसेस इसमें लगेगा। 100 के करीब ये पद भरे जाने हैं। वन विभाग की ओर से मामला कैबिनेट में लगाया गया था, लेकिन कैबिनेट में फॉरेस्ट गार्ड के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया है जो है सहायक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती अब ये होने जा रही है। अब जब नाम बदल गया है, असिस्टेंट शब्द इसमें जुड़ गया है, तो नए सिरे से रूल्स बनेंगे और अभ्यर्थियों को इंतजार और ज्यादा करना होगा इस भर्ती के लिए, नए सिरे से रूल्स बनाने में, क्योंकि और ज्यादा समय लगने वाला है। ये तक क्लियर नहीं किया गया है कि ये पोस्ट क्लास 3 में ही रहेगी या फिर नहीं, और नए सिरे से अब ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। जब कैबिनेट ने ये बात कह दी है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड नहीं बल्कि सहायक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होगी, तो इसके बाद अब वन विभाग दोबारा अपना पूरा टाइम लेगा, नए सिरे से रूल्स बनेंगे, प्रक्रिया नए सिरे से तय होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्लास 3 में भर्ती अब आएगी या नहीं, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि असिस्टेंट वर्ड इसमें जुड़ गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक ली है और अधिकारियों को इनकी ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो कुछ फैसले सुनाए हैं वो पूरे जल्दी किए जाएं। यानी कि शिक्षा मंत्री के फैसलों पर रिव्यू मीटिंग आज इनकी ओर से ली गई थी, जिसमें इन्होंने बड़ी बात ये कही कि कई प्रिंसिपल और डेप्यूटी डायरेक्टर जैसे पद खाली रह रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो पा रही हैं समय से जल्द प्रमोशंस की जाएं और शिक्षा मंत्री ने जो फैसला सुनाया है वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा एसएमसी टीचर्स के लिए भी एक राहत भरी खबर है। एलडीआर कोटा इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए, यानी कि एलडीआर कोटा देने की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, ये भी बात इन्होंने कही है।
अब एनटीटी भर्ती पर आना चाहेंगे। महिलाएं इंतजार में थी कि कब इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भी भेज दी गई हैं। पहली बात तो ये कि 6,297 के करीब पद भरे जाएंगे, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते थे। आउटसोर्स आधार पर भर्ती हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्ती होगी। 10,000 इसमें सैलरी दी जाएगी और 2 साल का डिप्लोमा इसमें अनिवार्य किया गया है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, बार बार बताई है, लेकिन इसके अलावा नई गाइडलाइंस क्या है वो सुनिए। देखिए, 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा ही इसमें अनिवार्य होगा। प्री प्राइमरी टीचर्स को हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट दर्शाना होगा। अगर उनके पास नहीं है तो ये अनिवार्य किया गया है कि 10वीं और 12वीं उनकी हिमाचल से ही पास की गई हो। दूसरी बात, +2 में 50% अंक अनिवार्य किए गए हैं। 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा हासिल इनके पास होना चाहिए। लेकिन ध्यान इन्हें इस बात का रखना होगा, सिर्फ डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। संस्थान कौन सा है, अगर एनसीटीई की ओर से वो संस्थान रिकॉग्नाइज किया गया है एनसीटीई की वेबसाइट पर, तो ही इनका डिप्लोमा मान्य वहां पर होगा, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि इसमें 21 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि अधिकतर इसमें ऐसी हैं जिनकी 45 वर्ष की उम्र भी पार हो चुकी है। 10,000 वेतन मिलेगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं मिलेगा। कुछ अन्य टैक्स लगने की वजह से ये कम उनकी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो सैलरी होगी वो पूरे 12 महीने की नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 महीने की मिलेगी। और आउटसोर्स में जो छुट्टियां रखी गई हैं सरकार की ओर से, यानी कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जिन छुट्टियों का प्रावधान है, महज वही मिलेगी। 12 महीने भी यहाँ महिलाओं को एक तरह से लगाने पड़ सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को इतनी छुट्टियां नहीं दी जा सकती है। मिड डे मील वर्कर्स के साथ भी यही समस्या बार बार आती है, लेकिन वेतन इन्हें 10 महीने का ही इसमें मिलने जा रहा है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान को लेकर तो हम जानकारी दे ही चुके हैं। एनसीटीई की वेबसाइट आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहां एनसीटीई की ओर से जितने भी रिकॉग्नाइज संस्थान हैं, अगर वहां से 2 वर्ष का डिप्लोमा हासिल किया है तो ये नौकरी आपको मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1 सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट आगे भेज दी जाएगी ताकि इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जा सके और उसके बाद ही भर्ती हो। ये भी यहाँ भर्ती एजेंसी को स्पष्ट किया गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र का वो खास तौर पर ध्यान रखे। इसमें हिमाचली बोनाफाइड को लेकर हम बात कह ही चुके हैं। अगर नहीं है तो 10वीं और 12वीं आपकी यहीं से हुई होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ऐसे में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तीसरी बात, आउटसोर्स आधार पर भर्ती हो रही है। 10,000 ही सैलरी मिलेगी, लेकिन वो भी 10 महीनों की मिलेगी, ना कि पूरे 12 महीनों की। ये भी बड़ी जानकारी है। और ये जो एनटीटी टीचर्स यानी कि प्री प्राइमरी टीचर्स हैं, इन्हें दर्जा दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर्स का। तीसरी बात ये भी है कि ये डायरेक्टली प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आएंगे, बल्कि डेप्यूटी डायरेक्टर्स के अंतर्गत ये आने वाली हैं। यानी कि जो प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा वो डेप्यूटी डायरेक्टर का इन पर रहेगा। तो ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं। हालांकि 6,297 के करीब ही पोस्ट हैं। आउटसोर्स माध्यम पर ही भर्ती हो रही है। 2 साल का डिप्लोमा ही अनिवार्य है। लेकिन इसके अलावा 3 बड़ी बातें, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो 10वीं 12वीं की कक्षा आपकी यहाँ से होनी चाहिए, हिमाचल से पास की हुई। और दूसरी बड़ी बात कि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी बात, एज लिमिट रखी गई है 21 साल से लेकर 45 साल तक। हालांकि इसमें कुछ महिलाओं का कहना है कि 45 भी वो अब पार कर चुकी हैं। पिछले 15 सालों से क्योंकि इस भर्ती का इंतजार कर रही थी, अब जाकर गाइडलाइंस आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है और कॉर्पोरेशन एक तरह से मैन पावर इसमें उपलब्ध करवाएगी। तो बीच में कई तरह की चीजें रहेंगी। 10,000 मात्र वेतन है और वो भी पूरी नहीं मिलने वाली है और 12 महीने की नहीं, सिर्फ 10 महीने की सैलरी ने दी जाएगी। तो ये पूरी क्लैरिटी के साथ हम आपके लिए गाइडलाइंस लेकर आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को क्लियर हो ही चुका होगा कि क्या क्या इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। यही कुल मिलाकर क्योंकि इसमें पूरी जानकारी है। देखिए, अगली बात मुख्यमंत्री सुक्खू की एक स्टेटमेंट को लेकर करना चाहेंगे। दरअसल ये सीएम ने क्लियर किया है कि जो उद्योगों को विद्युत सब्सिडी दी जा रही है सरकार की ओर से, उसका युक्तिकरण किया जाएगा, क्योंकि बाहरी राज्यों के मुकाबले अभी भी हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को ये बिजली सस्ती दी जा रही है, यानी कि सस्ती दरों पर दी जा रही है। 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में 1 रुपए प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। राज्य में केवल 160 उद्योग है जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है।
बड़ी जानकारी कहेंगे। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।